काम खराब कर लेंगे क्योंकि खुद ही फंस जाएंगे। अकलमंदी क्या होती है? अकलमंदी ये होती है कि पुराने स्टेप का हम इस्तेमाल कर लें। तो भाई साहब ये देखिए जरा, ये तो ओरिजिनल चीज वापस आ गई है जब हमने डिफरेंशिएट किया ex a cos x प्लस b sin x। तो पुराने स्टेप का इस्तेमाल किया, ये y डैश ex माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस, और ये कौन है? y। मार्केट इक्वेशन नंबर 2। अभी हमने एक बारी डिफरेंशिएट किया और हमारे पास एक बारी डिफरेंशिएट करने की पॉसिबिलिटी है, तो करिए डिफरेंशिएट। इसमें फिर u इंटू वी लगनी चाहिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे e की बार x का डेरिवेटिव e की बार x होता है, और y का डेरिवेटिव कितना हो गया? y डैश। तो मैंने दो बार ही डिफरेंशिएट कर दिया, अब इससे ज्यादा आप डिफरेंशिएट कर नहीं सकते। अब किसी तरीके से आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म करने हैं, जैसे खत्म करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। मैंने कहा था अक्लमंदी से काम कीजिएगा। तो भैया जरा चेक कीजिए, यह चीज इधर प्रेजेंट हो गई है ना, और ये देखिए तो ये ओरिजिनल आ गया है। अगर इसमें से नेगेटिव कॉमन लीजिए तो ये ओरिजिनल आ गया, a cos x प्लस b sin x। तो मेरे भाई ये y डबल डैश, और आपने कहा ये ओरिजिनल आ गया है, तो इसका मतलब ये माइनस ऑफ y हो गया, है ना जी। और ये जो बॉक्स बनाया मैंने, ये है, इस बंदे की वैल्यू कितनी आ गई? y डैश माइनस y। इस बंदे की वैल्यू y डैश माइनस y आ गई, और वो y डैश पहले ही पड़ा हुआ है। तो भैया आप ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जरा इसको चेक कीजिए, क्या इसमें a और b आपको नजर आ रहे हैं? ना जी ना। तो इसका मतलब ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। बाद में इसकी शक्ल सूरत सुधार दीजिए। ये क्या आई है? मैं यहां लिख रहा हूं, ये आई है y डबल डैश इक्वल टू, भाई y डैश आया, कितने y डैश आए? 2 y डैश आए हैं, और माइनस y माइनस 2y। बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। हुज सॉल्यूशन इज दिस? नाउ वन थिंग इज वेरी क्लियर कि भाई जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे उतनी बारी डिफरेंशिएट किया तो क्या शिक्षा हुई? आपने 2 बारी डिफरेंशिएट किया है, तो इसका मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा। तो शिक्षा यह हुई कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट सॉल्यूशन में होते हैं उतना ही ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ गए हैं? इंटेलिजेंटली देखिए, इसके लिए भी आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, अकलमंदी आनी चाहिए, पुराने स्टेप का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक ठीक, तो चलते हैं हम आगे। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज इट्स सॉल्यूशन। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। हाँ जी जनाब। Form the differential equation of all circles which pass through origin and whose center lie on y-axis। अब ये क्या कर रहा है? ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको एक इक्वेशन बनाने को कह रहा है। जैसा मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बनाई गई? किसी फिनोमिना को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये क्या है? ये कहता है कि भाई दुनिया के सारे सर्कल्स जो कि ओरिजिन से पास करते हैं और जिनके सेंटर वाई एक्सिस पे है, उनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। तो यहां पे सॉल्यूशन तो दिया गया है, पर वो वर्डिंग्स की फॉर्म में है। तो आपने उस वर्डिंग्स के जरिए कोई इक्वेशन बनानी है और वहां से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो इसके लिए थोड़ी सी जानकारी आपको ज्योमेट्री की होनी चाहिए, जो कि +1 में पढ़ी आपने। डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी सारे सर्कल्स की जो कि पास कर रहे हैं ओरिजिन से, है ना जी। तो भाई कोई सर्कल अगर ओरिजिन से पास करे तो इसका मतलब ओरिजिन उसको सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब उसकी इक्वेशन में कभी कांस्टेंट आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि तभी सेटिस्फाई होगा ना ओरिजिन। और उसका सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। हम डायग्राम बना लेते हैं कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है उन दुनिया के सारे सर्कल्स की जिनका सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। मैं ये येलो डॉट जो बना रहा हूं ये सेंटर हो गया। भाई सेंटर अगर वाई एक्सिस पे है तो सेंटर 0, k ले लेते हैं। अब भाई k आर्बिट्ररी हुआ क्योंकि k बदल सकता है ना जी। और सारे सर्कल्स, ये लो जी, ये सर्कल हो गया। अब इसमें क्या बदलने वाली चीजें हैं? सेंटर का x कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 ही रहेगा क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होगा। y कोऑर्डिनेट बदल रहा है और रेडियस गोला बड़ा बना सकता हूं, छोटा बना सकता हूं, तो रेडियस बदल रहा है। तो भाई साहब 2 चीजें हैं आर्बिट्ररी, r और k। एम आई राइट? राइट।
नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये वो सर्किल है जिसके सेंटर वाई एक्सिस पे है। अब आप याद कीजिए, किसी सर्किल की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए? सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए, सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए। तो सेंट्रल फॉर्म सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स माइनस सेंटर का स्क्वायर, सेंटर का स्क्वायर मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, y माइनस सेंटर का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो जनाब ये दुनिया के वो सारे सर्कल्स हैं जिनका सेंटर y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो यानी ये सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसके जरिए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो एज आई सेड कि यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। नाउ हियर हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स? 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, वन इज k, वन इज r। तो हम 2 बारी डिफरेंशिएट करेंगे, k और r को खत्म करेंगे अकलमंदी से। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। x स्क्वायर का 2x, भैया डिफरेंस पेपर बोर्ड का है, आपका लिखना है, वहां पे डिफरेंशिएट कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट टू? वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। भैया x स्क्वायर का 2x हो गया, ये पावर नीचे है, ये एक पावर कम हो गई। ddx अंदर वाले का y डैश का कितना होता है? y डैश r स्क्वायर है तो कांस्टेंट ही ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना? 0। आर्बिट्ररी है पर है तो कांस्टेंट ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहां से 2 से 2 निपट गया क्योंकि वहां 0 है। मार्केट इक्वेशन नंबर 1, भाई 2 बारी हम कर सकते थे, हमारे पास है सहूलियत की एक बारी और डिफरेंशिएट कर लो क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 आए हैं। x का 1 हो गया, इसमें u इंटू वी लगने वाली है 1 बाय y माइनस के एज इट इज, y का y डैश का y डबल डैश प्लस y डैश एज इट इज y माइनस के का y डैश इक्वल टू 0। तो भैया आप देखिए 2 बारी डिफरेंशिएट कर दिया है, मेरा r तो खत्म हो गया था, पहले नंबर पे ही हो गया था, पर अभी k पड़ा हुआ है। तो k यार पहले स्टेप में से y माइनस k की वैल्यू निकाल के यहां पे भर दीजिए, तो आसान बहुत है। यूजिंग 1 नंबर इक्वेशन y माइनस k की वैल्यू निकालिए। y माइनस k मेरे भाई क्या आएगा? y माइनस k आएगा माइनस x अपॉन y डैश। नाउ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y माइनस k ओवर हियर, तो यू गेट 1 प्लस y माइनस k की वैल्यू माइनस x डिवाइडेड बाय y डैश इंटू y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। लुक एट दिस बॉयज एंड गर्ल्स केयरफुली। Is there any arbitrary constant? No, not at all. This is our required differential equation. और ऑर्डर भी देखिए, दो बार डिफरेंशिएट किया ना हमने, तो भाई ऑर्डर 2 आया है। ठीक है जी, बात समझ गए हैं। डिग्री क्या है इसकी? धैर्य डिग्री कितनी है? 1 है। डिग्री इसकी 1 है क्योंकि जितने भी डेरिवेटिव है उनकी पावर नेचुरल नंबर है। जब आप एलसीएम लेंगे ये y डैश ऊपर चले जाएगा, सबकी पावर नेचुरल नंबर आ रही है, तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव है, उसकी बड़ी पावर 1 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। होपफुली आपको फॉर्मेशन की जानकारी भी हो गई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 एस्पेक्ट आप कर चुके हैं। ऑर्डर पढ़ लिया, डिग्री पढ़ लिया, चेकिंग ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिया, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन का सवाल मैं कुछ आपको जानकारी दूं कि भाई बोर्ड में क्या होता है। बोर्ड में वो फॉर्मेशन में से सवाल डालेंगे और जो मेन इसकी बैकबोन है चैप्टर की, फाइंडिंग सॉल्यूशन, असली सवाल तो यहीं से पड़ेगा, फाइंडिंग सॉल्यूशन से। 4 सेक्शन हम पढ़ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन और फाइंडिंग सॉल्यूशन। अब हम बढ़ने जा रहे हैं किस पे? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बॉयज एंड गर्ल्स, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जेई में तो सॉल्यूशन निकालने के हैं 5-6 तरीके, पर जैसा मैंने कहा ये लेक्चर फोकस कर रहा है सिर्फ बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं उसी पे अपने लेक्चर को आधारित किया है। सबसे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें मतलब क्या है कि भाई अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी और वहां से हमने सॉल्यूशन निकालना होगा। सॉल्यूशन क्या होता है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच का रिश्ता जो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को ही सॉल्व करना है, हायर ऑर्डर को सॉल्व करने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएंगी। मतलब आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी उसमें सिर्फ dy बाई dx होगा, d2y बाई dx स्क्वायर नहीं होगा, कट चुका है। फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए ही कहा जाएगा।
तो सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए मेरे पास कुछ टाइप्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, तो बारी बारी हम सीखेंगे। सबसे पहली बिरादरी, सबसे पहली कैटेगरी क्या है? वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, नाम से ही पता लग रहा है कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे होंगे। अब भाई एक बात आप सारे दिमाग में डाल लीजिए कि सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, क्योंकि खेल तो अब इंटीग्रेशन ने रचना है। अभी तक तो डिफरेंशिएशन काम करती रही, अब बारी आ गई इंटीग्रेशन की। तो आई होप सो कि इंटीग्रेशन आपको आती है। मेरे पुराने लेक्चर आप देख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन भी हो जाएगी। चलिए, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, तो पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। एक छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज कीजिए dy by dx प्लस yx इक्वल 0। इज दिस अ डिफरेंशियल इक्वेशन? एब्सोल्युटली यस, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ रहा है। वो कहे कि यार इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आपने क्या करना है? y वाले dy की तरफ, y वाले dy की तरफ, x वाले dx की तरफ। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल हो गए सेपरेट, इसलिए कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। बाद में आप क्या कर दीजिएगा? इंटीग्रेट। भैया 1/y की इंटीग्रेशन क्या होती है? ln mod y डिवाइडेड बाय dd by of y, वो हो गया 1। और x की इंटीग्रेशन कितनी होगी? x²/2 प्लस कांस्टेंट डाल दिया, ये हमारा क्या आ गया? सॉल्यूशन। तो भाई y वाले dy की तरफ कीजिएगा, x वाले dx की तरफ कीजिएगा। ऐसा करने के बाद आप क्या कर दीजिएगा? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिएगा, फिर मौज बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बड़ा आसान सा हल्का सा सवाल, पर पेपर में तो वो अच्छा खेलेंगे। और ये भी नहीं दिया जाता कि भी ये वेरिएबल सेपरेबल है, सॉल्व करो। वो खुद पहचानना है कौन सी टाइप है, कौन सी फॉर्म है। तो चलिए, यहां तो आपको पता ही है कि भाई ये वेरिएबल सेपरेबल ऊपर लिख ही दिया इतना बड़ा बड़ा, तो इसका मतलब वेरिएबल सेपरेट हो रहे होंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, देखिए जरा, अंडर रूट है, यहाँ पे ये है, वेरिएबल सेपरेट। हाँ, साफ नजर आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है। 1 + x² का पेयर बना दीजिए, y² कॉमन लीजिए, 1 + x² का पेयर हो गया, ये x by dy by dx इक्वल 0 आ गया। सही जा रहे हैं हम, बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहां से जनाब हम अंडर द रूट ऑफ 1 + x² कॉमन लिया, बचा कितना? 1 + y² और -x by dy by dx। भाई अंडर रूट तो सेपरेट आउट हो गया, 1 + x² अंडर रूट 1 + y² अंडर रूट इक्वल -x dy by dx। x y है, -xy dy by dx। You are getting this। अब भाई क्लियर कट y वाले dy की तरफ हो रहे हैं, x वाले dx की तरफ हो रहे हैं। हम एक काम करते हैं, अगली स्लाइड में चले जाते हैं और यही चीज लिख लेते हैं, अंडर रूट 1 + x² अंडर रूट 1 + y² -xy dy by dx। तो भाई क्या था हमारे पास? अंडर रूट ऑफ 1 + x² अंडर रूट ऑफ 1 + y² -xy dy by dx। जैसा मैंने कहा, y वाले dy की तरफ कर दीजिए, x वाले dx की तरफ कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि भाई अंडर द रूट अंडर द रूट ऑफ 1 + x² dx उठा के वहां ले गए, x नीचे ले आए, -y dy उसके नीचे अंडर द रूट ऑफ 1 + y²। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल हो चुके हैं सेपरेट। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएं तो दोनों तरफ कर दीजिए इंटीग्रेट। अब जैसा मैंने कहा था कि भी आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, तभी ये सवाल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो अब इंटीग्रेशन कैसे करनी है, तो इसी बहाने हम इंटीग्रेशन भी सीख लेते हैं, कुछ जानकारी लग जाएगी आपको। तो भाई इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपने, है ना जी। थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा है जैसे फंस गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। पहले ये तो बहुत आसान लग रहा है। इंटीग्रेशन में सोचा जाता है क्यों भाई तू y क्यों बैठा है, इसका मतलब y² होना चाहिए। नीचे देखिए y² बैठा हुआ है, तो y² को अगर t पुट करेंगे ऊपर डेरिवेटिव बैठा हुआ है ना जी। तो ये तो सीधा सॉल्व हो रहा है। अगर सपोज कीजिए मैं 1 + y² को t पुट कर दूं, तो स्टूडेंट 2y dy को कितना आ गया? dt। यहां से y dy कितना आ गया? dt/2। y dy dt/2 आ गया, फायदा हो गया। y dy dt/2 आ गया मेरे भाई। और आपने अंडर रूट ऑफ 1 + y² को t पुट किया था। अब तो देखिए आप, ये लीनियर ऑब्जेक्ट हो चुका है। जब ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर कितनी हो जाएगी? -1/2 पावर लग जाएगा। पर सीधा याद रखिए 1 के नीचे अंडर रूट लीनियर हो जाए ना,
तो जरूरत नहीं है वैसे तो पावर रूल ही लगाना है, मैंने भी सीधा लिख दिया करें 1 ओवर अंडर रूट लीनियर टू रूट लीनियर डिवाइडेड बाय डी डी टी ऑफ टी, वो कितना 1 ओवर अंडर रूट टी की इंटीग्रेशन टू रूट टी, 1 ओवर टी की इंटीग्रेशन टू रूट टी डिवाइडेड बाय डी डी टी ऑफ टी करना मत भूलिएगा, और वो 1 है तो 2 से 2 कट गया, तो भैया राइट हैंड साइड तो इंटीग्रेट हो गया, टी की वैल्यू असलियत कितनी है 1 प्लस वाई स्क्वायर हमने सप्लाई कर दी। होपफुली आपको याद आ रही है इंटीग्रेशन, है ना जी। तो ये राइट तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया, अब लेफ्ट जरा इंटीग्रेट करते हैं। यू आर गेटिंग दिस ना, एंड व्हेनेवर यू इंटीग्रेट यू पुट एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एक ही तरफ कांस्टेंट लगाइएगा, क्योंकि कांस्टेंट दूसरी तरफ जाके कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस करें नया कांस्टेंट आ जाता है, इसलिए जब भी वेरिएबल सेपरेट हो एक तरफ कांस्टेंट लगाइए, दोनों तरफ मत लगाइए, अच्छा नहीं लगेगा। अब भाई इसकी इंटीग्रेशन करनी है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। क्या करें क्या करें क्या करें, बहुत तरीके हैं। एक तरीका तो आपको यह पढ़ाया जाता है सब्स्टिट्यूशन, इसमें बड़ा ही फेमस चीज बन रही है कि भाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बने अंडर रूट के साथ, तो एक्स को ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करते हैं, क्योंकि ए टेन थीटा ए कॉट थीटा पुट करने पे अंडर रूट वाली चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, सवाल की शक्ल सुधर जाएगी। यहां पे जनाब 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है, 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स को 1 टेन थीटा पुट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे dx हो गया tan थीटा का कितना होता है secant स्क्वायर थीटा d थीटा, सब्स्टिट्यूट करें देखिए क्या बनता है मेरे भाई 1 प्लस tan स्क्वायर secant स्क्वायर होता है, secant स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो गया secant हो गया, नीचे मैंने x को कितना पुट किया था tan थीटा पुट किया था, dx की वैल्यू कितनी आ गई थी secant स्क्वायर थीटा d थीटा, एम राइट। अब मैं ये राइट साइड मिटा दूं, वो तो हमने कर ही लिया, अब मैं मिटा देता हूं। ठीक है जी, इसका सॉल्यूशन रहने देते हैं, ये सॉल्यूशन था इसका, है ना जी। अब भाई आपका क्या फर्ज है, इसको साइन कॉसों में ले आइए, है ना, साइन कॉस में ले आते हैं, शक्ल सुधर जाएगी। तो मेरे भाई सीकेंड क्यूब थीटा को आप 1 बाय कॉस क्यूब लिख सकते हैं, और tan थीटा को आप साइन डिवाइडेड बाय कॉस लिख सकते हैं। तो डी थीटा एक कॉस से कॉस कैंसल आउट हो गया, तो कॉस का स्क्वायर इंटू साइन थीटा रह गया, एम आई राइट, एब्सोल्युटली राइट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स व्हाट टू डू। अब आप कहेंगे ये तो फंसे के फंसे ही रहे हुए हैं, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। तो भाई इसके लिए आपकी स्किल होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम कहानियां ना डालते हुए लेट अस सी कि क्या क्या कर सकते हैं। भाई नीचे में किसी तरीके से सोचना होता है इंटीग्रेशन में, साइन तेरे को कॉस बना देते हैं, साइन को एक और साइन दे दीजिए, मतलब नीचे साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी एक साइन लगाना पड़ेगा। नीचे जैसे ही साइन दिया तो वह साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर देंगे, नीचे सारा खेल कॉस का बन जाएगा, और ऊपर साइन पड़ा हुआ है, कॉस को टी पुट करेंगे, मौज बनाएंगे। नहीं समझे, आइए समझते हैं। भाई आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय साइन थीटा, माय डियर फ्रेंड्स, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय साइन थीटा, तो नीचे बन गया साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इंटीग्रेशन में सोचा जाता है साइन थीटा तो अकेला क्यों बैठा है, वो अकेला इसलिए बैठा है क्योंकि कॉस थीटा को पी पुट करना है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू कितना डीपी, यहां से साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस डीपी वैल्यू आ गई, माइनस डीपी आ गई, ऊपर बन गया माइनस डीपी, हमने कॉस थीटा को कितना पुट किया था पी स्क्वायर, या कितना कॉस थीटा को पी स्क्वायर, यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब स्टूडेंट आप कहेंगे ये क्या फायदा हुआ, फिर फंस गए? नहीं फंसे। अगर आपने मेरे लेक्चर्स अच्छे से देखे हों तो ये एक स्टैंडर्ड टाइप है। मैंने तो इंटीग्रेशन बहुत सरल भाषा में सिखाई है आपको। एक काम करते हैं, मिटा देते हैं, और इसको सेम सेम, ये टाइप कैसी है, सेम 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 सेम, वो क्या मतलब हुआ सेम सेम? मैं कोशिश कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन भी आपको आ जाए। सेम सेम से मतलब प्योर क्वाड्रेटिक। अब ये क्या शब्द है प्योर क्वाड्रेटिक? प्योर क्वाड्रेटिक होती है, क्वाड्रेटिक तो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब x वाली चीज उड़ जाए तो ये जो चीजें बचती है ये प्योर क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस y, दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक। x स्क्वायर, दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक। x स्क्वायर माइनस 2, दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक।
नो माय डियर फ्रेंड, मैंने एक शब्द बोला सेम 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 सेम, यहां से सेम शब्द को मैं पेयर क्वाड्रेटिक के साथ रिलेट कर रहा हूं। तो जरा आप चेक कीजिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए, isn't it pure quadratic? Absolutely yes. And isn't it a pure quadratic? Absolutely yes. तो सेम सेम कैटेगरी इंटीग्रेशन को दो हिस्सों में मैंने बांटा था कि ऊपर कम सेम, नीचे ज्यादा सेम, ऊपर और नीचे बराबर सेम। ये क्या बोल रहा हूं मैं भाई, ऊपर कोई ब्रैकेट नहीं है, ऊपर 0 सेम, नीचे 2 सेम, मतलब ऊपर कम सेम, नीचे ज्यादा सेम। कई सोच रहे होंगे कि ये किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या भाषा है ये। भाई ऊपर कम सेम है, नीचे ज्यादा सेम है। इस बात का मतलब क्या है कि सेम शब्द रिलेट हुआ था प्योर क्वाड्रेटिक से। नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली, दिस इज 1 divided by p square and p square minus 1. Now my dear friend, both of these are pure quadratic. तो नीचे कितनी सेम ब्रैकेटें हैं? 2। सेम से मेरा मतलब प्योर क्वाड्रेटिक, 2 नीचे प्योर क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनने और ऊपर कोई भी फैक्टर नहीं है, यानी ऊपर और नीचे के काउंट में फर्क है, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। पी स्क्वायर को क्यू नाम दे दीजिए, डिफरेंशिएट नहीं करना, वैसे ही नाम दे दिया ताकि आपको सहूलियत हो, ऐसा हो गया। और इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे एवरीवेयर बट नॉट देयर। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है? पहली ब्रैकेट को 0 पुट किया, पहली ब्रैकेट को 0 पुट किया, क्यू की वैल्यू आई 0, जहां से वैल्यू निकाली वहां नहीं भर रही, दूसरे में भरनी है। क्यू को 0 भरा तो ये कितना आया, -1, आगे डालेंगे प्लस, दूसरी ब्रैकेट को धैर्य 0 पुट करोगे तो क्यू की वैल्यू कितनी आई, क्यू की वैल्यू, दूसरी ब्रैकेट को 0 पुट किया, क्यू की वैल्यू कितनी आई, 1, क्यू की वैल्यू 1 आई, तो 1 जहां से वैल्यू निकाली है वहां नहीं भरेंगे, दूसरे में भरेंगे। इसको कहते हैं मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। दोबारा मैंने पी स्क्वायर को क्यू पुट कर दिया, पी स्क्वायर को क्यू पुट किया, ये स्ट्रक्चर बन गया। इसमें एवरीवेयर बट नॉट देयर, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, वो लगाया। पहले पहली ब्रैकेट को 0 पुट किया, वहां से जो क्यू की वैल्यू आई है वहां नहीं भरनी, एवरीवेयर बट नॉट देयर, तो क्यू की वैल्यू 0 आई, वहां नहीं भरी, बाकी जगह भरी। क्यू को 0 भरा, क्यू 0 -1 आ गया। फिर बीच में हमेशा प्लस डालना है, इसको 0 पुट किया, क्यू की वैल्यू 1 आई, वहां नहीं भरनी, दूसरे में भरनी है, क्यू की जगह 1। तो यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप एलसीएम लेके देख लीजिए, यहीं पे पहुंचेंगे। अब क्यू की असलियत कितनी थी? क्यू की असलियत तो पी स्क्वायर थी, क्यू की असलियत तो पी स्क्वायर थी। तो माय डियर फ्रेंड, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव रिटन दिस थिंग एज दिस थिंग। हमने तो भाई इस चीज को ऐसे लिख दिया। वो कहता था मेरी इंटीग्रेशन करो, तो मतलब हम इसकी इंटीग्रेशन करें, यहां डीपी आ गया, हम इसकी इंटीग्रेशन करें। और जनाब ये तो सिंपल फॉर्मूलाज बन गए हैं। पी स्क्वायर 1/p², इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे? पी स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, पी की पावर -2 होगी, पावर रूल लगाइए, पी की पावर -1 डिवाइडेड बाय ddp ऑफ p, और ये बन रहा है x² - a²। x² - a² की इंटीग्रेशन क्या होती है? dx ओवर x² - a² की इंटीग्रेशन होती है 1/2a log mod of x - a ओवर x + a। फॉर्मूले याद करने हैं आपने। dx ओवर x² - a² की इंटीग्रेशन क्या होती थी? 1/2a log mod of x - a ओवर x + a। यहां पे x एक लीनियर ऑब्जेक्ट होना चाहिए और डिवाइडेड बाय ddx ऑफ x तो इंटीग्रेशन में आता ही है +c। तो यहां पे आप देख सकते हैं p² - 1²। तो इस तरह से हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो जैसा मैंने कहा था, वेरिएबल सेपरेट तो कर लोगे, पर जब तक इंटीग्रेशन नहीं आएगी तो आपको 4 नंबरों में से वो 1.5 नंबर ही देगा, 1.5 नंबर ही देगा। समझ रहे हैं? तो बाद में ये जो हमने जब इंटीग्रेट कर देना, तो p की असलियत उसको वापस दे देना, p की जो भी असलियत थी वापस दे दीजिएगा, तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। यू आर गेटिंग दिस, समझ रहे हैं हम? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये पर्टिकुलर क्या है? एक जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। एक जनरल सॉल्यूशन है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन।